हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। इस कोरोना महामारी के काल में उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है घर पे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मानव आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं। उस मानव आनुवंशिकी में आज हम लोग जो है मानव में लिंग निर्धारण, अभी पीछे मैंने तुम लोग को मनुष्य में जो गुणसूत्र है कितने होते हैं, उनको कैसे प्रस्तुत किया जाता है और कितने ऑटोसोम्स होते हैं, कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो चर्चा किया था। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। मैंने बताया था कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 2n बराबर एक सामान्य कायिक कोशिका में जो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है उसे 2n या 2x से प्रदर्शित किया जाता है। इसे डिप्लॉयड या द्विगुणित कहा जाता है, मैंने बताया था। तो 2x या 2n या डिप्लॉयड, जो टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 46। अगर के n या हैप्लॉयड या अगुणित कहा जाए तो टोटल कितने गुणसूत्र होंगे उसका, यानी 2n बराबर 46, 2n 46 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 23, यानी अगुणित जो गुणसूत्रों की संख्या होगी 23। तो युग्मकों में हमेशा जो है 23 गुणसूत्र होते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि इन 46 में से 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र में बाईस जोड़े या कितने 44 क्या होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम या स्वजात, तो चाहे 22 जोड़े लिखे या 44, बात एक ही है। और छियालीस में 22 जो बचते हैं, बचा जो है 2 क्रोमोसोम जो XY या कह सकते हो ये ऑटोसोम और ये सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र तो 22 जो होते हैं या 22 जोड़े या 44 ऑटोसोम्स या स्वजात गुणसूत्र होते हैं, और बचे 2 वो क्या होते हैं 2 गुणसूत्र जो होते हैं लिंग गुणसूत्र या उसी को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, बता चुके हैं हम, या इसी को कहते हैं हेटेरोक्रोमोसोम। तो ये जो 22 है ये या 44 और 2 गुणसूत्र, तो ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, इसे नर मादा यानी पुरुष में और ये स्त्री, नर यानी पुरुष या मादा या स्त्री। तो नर में इसे जो 2 क्रोमोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र, इसे XY से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मादा में जो 2 गुणसूत्र होते हैं उसे XX से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में, मैंने तुम लोग बता रखा है
कि प्रत्येक क्रोमोसोम जो होते हैं जोड़ियों में होते हैं। इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए में ही ऊपर छोटे छोटे जो खंड होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीन। तो इसी क्रोमोसोम में डीएनए और इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन। तो प्रत्येक जोड़ी के, यानी मान लो ये पहली है, दूसरी है, दूसरी जोड़ी का है, इसी तरह अप टू 123। तो प्रत्येक जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़ियों में होते हैं। तो ये पहली जोड़ी में हो गए, दूसरी में फिर इसी तरह तीसरे, चौथे और लास्ट में 23वीं जोड़ी। तो प्रत्येक क्रोमोसोम जोड़ियों में होते हैं। एक क्रोमोसोम जो है माता से आता है और एक क्रोमोसोम पिता से, प्रत्येक जीव जो है कि व्यक्ति में। तो जो 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम है वो पुरुषों में एक गुणसूत्र बड़ा होता है और एक छोटा होता है 23वीं जोड़ी का। तो जो बड़ा होता है उसे X से और जो छोटा होता है उसे Y से प्रदर्शित करते हैं, किसमें, पुरुषों में। जबकि स्त्रियों में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वो लगभग, या कह सकते हो समान आकार का होता है, इसलिए जो है उसे XX से प्रदर्शित किया जाता है, किसमें, स्त्री में। यानी पुरुष में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसे XY से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि जो स्त्री है उसे XX से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ आ गई। शुरू के जो 22 जोड़े हैं वो ऑटोसोम्स या स्वजात होते हैं, तो उनको उसी तरह लिया जाता है। तो मेन रोल या मुख्य रोल लिंग निर्धारण में इन गुणसूत्रों का है। जो दो जोड़ी है, सॉरी जो एक जोड़ी यानी 2 गुणसूत्र हैं, उन्हीं का रोल है या उन्हीं की भूमिका है, इसलिए उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्योंकि इनका आकार जो है क्या है, अलग अलग है, यानी भिन्न है, इसलिए इन्हें हेट्रोसोम या विषम जात गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो चलो आओ देखते हैं कैसे जो है लिंग निर्धारण होता है। तो मान लो पुरुष है कोई, सब लोग जानते हो मेल का सिंबल ये है, यानी नर का सिंबल, गोले के ऊपर तीर का निशान, और गोले के नीचे प्लस का निशान ये स्त्री या मादा का निशान है। तो पुरुषों के लिए जो क्रोमोसोम है, देखो जो 22 जोड़ी है उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। 22A यानी 22 जोड़े ऑटोसोम्स हो गए प्लस XY, तो 22 दूना 44 प्लस 2 46। स्त्री में कैसे लिख सकते हैं, 22A प्लस XX, तो 22 दूना 44। A का मतलब है ऑटोसोम, A का मतलब है ऑटोसोम, तो 22 दूना 44 2 46, ठीक। या उसको ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस XY, या यहाँ भी 44 प्लस XX, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या डायरेक्ट केवल जो है XY लिखा जा सकता है और स्त्री के लिए XX। तीनों स्थितियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 22 प्लस XY लिखा जाए, चाहे 44 प्लस XY लिखा जाए, या XY केवल लिखा जाए। यहाँ 22 प्लस XX, 44 प्लस XX, या केवल XX लिख करके प्रस्तुत स्त्री को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अब यहाँ देखते हैं, अगर के पुरुष है तो उसमें क्या बनेंगे, शुक्राणु। तो शुक्राणु जो बनेंगे, एक में X गुणसूत्र वाला जाला चला जाएगा
एक्स गुणसूत्र वाला जो है कि एक्स गुणसूत्र वाला बनेगा, और एक जो है क्या बनेगा, वाई गुणसूत्र वाला। स्त्री में क्या होगा, क्योंकि दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र है तो इसमें दोनों प्रकार एक ही प्रकार के क्या बनेंगे, एक्स 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 गुणसूत्र वाले क्या बनेंगे, अंडाणु। अंडाणु या ओवम या इसी को एग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्पर्म, शुक्राणु। चूँकि पुरुषों में दो तरह के युग्मक बन रहे हैं, इसी को गैमीट या युग्मक भी बोलते हैं। युग्मक दो तरह के युग्मक बन रहा है, एक यक्ष, इसे क्या बोलेंगे, विषम युग्मकी। जबकि स्त्री जो है दोनों एक ही प्रकार के युग्मक बना रहे हैं, इसे कहेंगे समयुग्मकी। अब चलो देखते हैं कि कैसे जो है कि लड़का पैदा होता है और कैसे लड़के। यदि मान लो पुरुष का यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु और स्त्री के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। फिर पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के दूसरे वाले अंडाणु से मिलता है तब भी क्या बनेगा, एक्स एक्स। अब पुरुष एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई। फिर इसी तरह दूसरे वाले कंडीशन में भी क्या बनेगा, एक्स वाई। यहाँ पर देखो मैंने बताया एक्स एस का मतलब है स्त्री और एक्स वाई का मतलब है पुरुष यानी मेल। तो जो एक्स एक्स वाले हैं ये क्या हैं, गर्ल यानी लड़की, और जो एक्स वाई वाले हैं ये क्या हैं, बॉय यानी मेल। तो यानी क्या बन रहा है, 50% गर्ल और 50% बॉय, या इसी को कह सकते हैं 1:1 यानी एक संबंधी एक के अनुपात में जो है लड़के और लड़कियां उत्पन्न होना चाहिए। यानी एक्स से गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी, गर्ल यानी लड़की। अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है तो जो होने वाला संतान होगा वो क्या होगा, बॉय यानी लड़का। तो दोनों का यानी समाज में स्त्री और पुरुष लड़के और लड़कियों का अनुपात समान होना चाहिए 50-50 या 1:1 का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु है ये आकार में छोटा होता है, क्योंकि जो वाई गुणसूत्र है वो आकार में क्या है, छोटा है और अधिक सक्रिय होता है। तो निषेचन के समय अंडाणु के पास जल्दी पहुंच जाता है और जल्दी से निषेचन क्रिया कर देता है, जिससे ज़्यादातर जो है लड़के पैदा होने के चांस अधिक हो जाते हैं। किसी भी यानी जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो उसके लिए उत्तरदायी कौन है, वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु। कौन है, वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु। यानी इसके लिए मनुष्य में जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है वो कौन है, वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु। यानी पुरुष के कारण जिसमें वाई क्रोमोसोम जाएगा वो होने वाला संतान क्या होगा, बॉय होगा, जिसमें नहीं जाएगा वो गर्ल। यानी क्योंकि देखो स्त्री में दोनों सेम प्रकार के युग्मक बन रहे हैं अंडाणु, तो इसलिए किसी भी स्त्री को बार बार जो है लड़का हो पैदा हो रहा है या लड़की, उसके लिए उत्तरदायी या दोषी कौन है, पुरुष, न कि स्त्री। जो समाज में गलत भ्रांति है कि किसी जो है स्त्री को बार बार जो है लड़की पैदा हो रहा है या बार बार लड़का पैदा हो रहा है तो उसके लिए स्त्री दोषी है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत तथ्य है। किसी भी स्त्री को बार बार चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, पुरुष। और पुरुष में भी ये वाई क्रोमोसोम वाला गुणसूत्र शुक्राणु या वाई
गुणसूत्र वाला शुक्राणु। तो इसलिए जो है, और ये हमेशा 50-50 चांस रहता है कि अभी एक लड़का पैदा हुआ तो अगले बार लड़की पैदा हो गई, यानी लड़की या लड़का दोनों, ये 50-50 का चांस होता है। तो इस तरह से जो मनुष्य में क्या होता है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, और इसी वाई क्रोमोसोम वाले गुणसूत्र के डीएनए में जो है, मान लो जो है ये यक्ष गुणसूत्र, इसी में लिंग निर्धारण क्षेत्र होता है, जिसके द्वारा जो है लिंग जो बनने वाला भ्रूण है उसमें वृषण या टेस्टिस का निर्माण होता है। और इसी पर एक जीन होता है, केवल वायु गुणसूत्र पर पाया जाता है, होलैंड्रिक जीन, जिसकी वजह से मनुष्य के यानी पुरुषों के कान पर मोटे मोटे बाल होते हैं, जिसे कहते हैं, यानी जिसे बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस, और उसका जीन हमेशा वायु गुणसूत्र पर होता है। इसलिए जो है वो हमेशा पिता से पुत्रों में जाता है, कभी भी पिता से लड़कियों में या उसके जो है स्त्रियों में नहीं जाता है, या कभी भी स्त्री में नहीं होता है, ये केवल पुरुषों में होता है। तो इस तरह से ये मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया है। तो लिंग निर्धारण का मतलब ये हो गया स्पष्ट रूप से कि होने वाले संतान के लिंग निर्धारण की क्रिया को ही लिंग निर्धारण कहा जाता है, और मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया इस प्रकार से होती है। ठीक, तो मेंडल के नियमों का इसमें पालन होता है। बाकी और हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे।